हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेशनल इनकम का अगला हिस्सा वो है एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले मैं नेशनल इनकम के बारे में बता चुका हूँ कि नेशनल इनकम होता क्या है। उसके बाद फिर मैंने इसके मेथड्स पढ़ाए थे, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करवाए थे। जो मेथड पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था आपको वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में आपको बताया गया था कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है और किस प्रकार इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैंने इनकम मेथड बताया। इनकम मेथड के अंदर जो मेथड्स है, जो फॉर्मूला है वो बताया गया, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करवा के बताए गए थे आपको नेशनल इनकम के इनकम मेथड से। आज मैं उसी में नेशनल इनकम में आगे बढ़ूंगा और आगे जो बढ़ेंगे हम वो एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ बढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड जो होते हैं तीसरे स्टेज पे आप यदि इनकम कैलकुलेट करते हो, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के तीसरे स्टेज पे आप यदि इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वो कहलाएगा नेशनल इनकम विद एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो कैसे किया जाए, क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड में, थोड़े से कुछ बातें लिखवा दूं आपको। अंडर दिस मेथड डिस्पोजल ऑफ इनकम इज एडेड। डिस्पोजल ऑफ इनकम का मतलब है कि जो इनकम मिली है उसी को खर्च करना है। तो जो इनकम मिली है उसको खर्च करना है, वो हम ऐड कर देते हैं कि कितना खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो जितना खर्च किया जा रहा है वो ही हम ऐड कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम। आइए मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर से वही डायग्राम जो मैं अभी तक बनाता चला आ रहा था। ये प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि बिना प्रोडक्शन प्रोसेस के इनकम जनरेट नहीं होती और इसके अंदर लगता है 4 फैक्टर इनपुट। 4 फैक्टर इनपुट कौन कौन सा लगता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 फैक्टर इनपुट लगाए जाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है आपका प्रोडक्शन का। हाँ जी, अब ये 4 फैक्टर इनपुट जो आपने लगाए हैं इनसे कुछ चीजें खरीदोगे। जो चीजें खरीदोगे उसे कहते हैं हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो कितने का भी हो सकता है। जितने का भी आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन लगाया है इसके अंदर उसकी वैल्यू कुछ बढ़ जाती है और प्रोडक्शन में वो ज़्यादा का होता है। तो प्रोडक्शन में वो ज़्यादा का कितने का होता है, 1000 का यदि मैं लगाता हूँ तो उसका प्रोडक्शन जो है फॉर एग्जांपल 1500 रुपये होता है। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है इसमें 500 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ है। ₹500 का वैल्यू एडिशन हुआ है। ठीक है, अब ये 500 रुपये का जो वैल्यू एडिशन हुआ है यही इन लोगों को क्या इनकम के रूप में मिलता है, यही इन लोगों को इनकम के रूप में मिलता है। कैसे मिलता है ये इन लोगों के इनकम के रूप में, ये लैंड वाले को रेंट के रूप में मिलता है, लेबर वाले को वेजेस के रूप में मिलता है, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट के रूप में मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप वाले को प्रॉफिट के रूप में मिलता है। तो ये 4 तरीके से ये वैल्यू एडिशन इनको मिलता है। तो ये इनकी क्या हो जाती है, इनकम। यही इनकम वो क्या करते हैं, वो आगे खर्च कर देते हैं। किन चीज को, इस प्रोडक्शन के वैल्यू एडिशन को खरीदने में। और ये 500 रुपये जो इनको यहाँ इनकम के रूप में मिले थे वही 500 रुपये आप ये आगे खर्च कर देते हैं। तो अल्टीमेटली आप किसी भी स्टेज पे निकालोगे वैल्यू एडिशन, इस स्टेज पे निकालोगे या इनकम के स्टेज पे निकालोगे या एक्सपेंसेस के स्टेज पे निकालोगे, तीनों ही स्टेज पे जो है वो 500 रुपये ही निकल के आएगा। तो वैल्यू एडिशन जितना ही है उतना ही आपका इनकम है। इनकम मेथड यदि आप इस स्टेज पे निकालते हो तो वैल्यू एडिशन मेथड कहलाता है, इस स्टेज पे निकालते हो आप इनकम मेथड कहलाता है और इस स्टेज पे निकालते हो खर्चा करने के मेथड स्टेज पे तो वो एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले क्या हैं, किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए। तो एक्सपेंडिचर मेथड जो मैंने अभी आपको बताया डायग्राम के रूप में कि भाई एक्सपेंडिचर मेथड तीसरे स्टेज पे यानी सर्कुलर फ्लो के तीसरे स्टेज पे आप इनकम कैलकुलेट करते हो तो वो एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। पहले स्टेज पे करते हो तो
तो वैल्यू एडेड मेथड, दूसरे स्टेज पे करते हो तो इनकम मेथड, तीसरे स्टेज पे करते हो तो एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों स्टेज पे नेशनल इनकम सेम ही आएगी, किसी भी मेथड से करिए नेशनल इनकम बराबर ही आएगा। अच्छा, तो अब एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब कि खर्चे, सबके खर्चे जोड़ने हैं। अब आपसे मैं सवाल करूं कि भाई बताओ, आपके पिताजी यदि नौकरी करके आते हैं और पैसा कमा के लाते हैं, खर्चा कहाँ कहाँ करते हैं? बता। ट्यूशन फीस देते हैं, और स्कूल का फीस देते हैं, और रूम किराया, सामान वगैरह, ग्रोसरी आइटम, ठीक है, कपड़े वगैरह, ये सब चीज़ें। और कुछ बैंक में भी रखते हैं कुछ पैसा, कुछ बचा के रख लेते हैं बैंक, ठीक है। बैंक वाला उनको ब्याज देता है? नहीं देता। अरे देता होगा यार, सेविंग में रखते होंगे, सेविंग में रखते होंगे, इंटरेस्ट मिलता होगा उसको कुछ ना कुछ, है ना। तो जो पैसा बैंक में रखा गया है वो इंटरेस्ट मिलता होगा। उसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पिताजी के पास पैसा अच्छा आता होगा, तो वो कहीं कोई ज़मीन वमीन खरीद लेते होंगे, हाँ, है ना, कोई ज़मीन वमीन खरीद लेते होंगे, या फिर कोई और चीज़ खरीद लेते होंगे, इन्वेस्टमेंट टाइप, है ना। जिसके पिताजी और पढ़े लिखे हों, शेयर्स वगैरह खरीद लेते होंगे, म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीद लेते होंगे, हाँ, तो इन्वेस्टमेंट टाइप। तो कहने का मतलब जो है, आपके घर में जितना भी खर्चा आता है, देख लो भाई, आपके घर में जितना भी खर्चा आता है, एक तो जितना भी इनकम आता है उसको खर्च करते हो आप, तो दो प्रकार से खर्च करते हो। तो एक ऐसी जगह खर्च जिससे रिटर्न कुछ नहीं आने वाला, है ना। आपने ट्यूशन फीस दे दिया, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं 1000 रुपये वापस करूँ या 2000 रुपये वापस करूँ? नहीं। तो अब का ये गया, ये खर्चा गया, ये कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन है। आपने ग्रोसरी आइटम खरीदा, खाया, गया, वो कंजम्पशन है, ठीक है। आपने कपड़े खरीदे, पहने, गया, वो कंजम्पशन है। आपने कोई और सामान घर का खरीदा, खाया, गया, कंजम्पशन है। उसके बदले कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, वो भी वापस नहीं मिलने का। आइए, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जहां जिसे आप खरीदते हो तो वो रिटर्न आने की संभावना रहती है। जैसे आपने कहीं बैंक में पैसा जमा करवा दिया, एफडी करवा ली, तो रिटर्न आएगा भाई, बल्कि बढ़ के आएगा। ज़मीन खरीद लिया, बढ़ के आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ज़मीन खरीद लिया, शेयर में पैसे लगा दिए, तो ये सब से कुछ ना कुछ बढ़ के आएगा। तो इसका मतलब कि आपके घर में जो खर्चा है वो दो प्रकार का है। एक ऐसा खर्चा जो खाया और गया, दूसरा ऐसा खर्चा जो कहीं लगाया। तो ब्रॉडली कहा जाए तो खाया या फिर लगाया, खा लो या लगा लो, खर्चे दो ही होते हैं, है ना। आपके पास जो खर्चे हैं वो दो ही है, या तो खा लो मतलब कंज्यूम कर लो, या फिर लगा लो, इन्वेस्ट कर लो, और तीसरा कोई खर्चा होता ही नहीं। कितना भी ब्रॉडली सोच के देखो, दो ही प्रकार के खर्चे हैं, या तो आप कंज्यूम कर लो या फिर उसे इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। तो मुझे भी वही दो खर्चे जोड़ने हैं यहाँ पे। अब बस सवाल खत्म, सिर्फ दो खर्चे जोड़ने हैं और सवाल खत्म। लीजिए, तो मैं निकाल रहा हूँ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक्सपेंडिचर मेथड से जो नेशनल इनकम निकलेगा वो निकलेगा आपका जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी। इनकम मेथड में तो हमने एनडीपी एट एफसी पढ़ा था, हाँ, इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी पढ़ा था, क्योंकि हम फैक्टर इनकम को जोड़ रहे थे, तो इसलिए वो फैक्टर कॉस्ट पे निकला था। इसलिए यहाँ पे हम खर्चा करेंगे, यानी चीज़ें खरीदेंगे, तो मार्केट प्राइस देंगे या फैक्टर कॉस्ट देंगे? मार्केट प्राइस देंगे। तो मार्केट प्राइस यदि दोगे तो जाहिर सी बात है वो मार्केट प्राइस पे निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। खर्चे दो होते हैं, पहला खर्चा कंजम्पशन का, जो खाया और गया। तो खाया और गया में दो हिस्से आते हैं, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट
फाइनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। हिंदी में इसे कहेंगे निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसे कहेंगे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, यानी दोनों ही कंजम्पशन है। निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। इसे कहेंगे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। तो ये हो गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद आता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हम दूसरे नाम से जानते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से। किस नाम से? पूंजी निर्माण के नाम से, ठीक है। तो पूंजी निर्माण को हम लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हिंदी में कहा जाए तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण। भाई साहब मैंने लिखा इतना बड़ा है, पर इसका असल मीनिंग है निवेश, यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण का असल मीनिंग है इन्वेस्टमेंट, निवेश। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट। चलिए, अब इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि हमने चीज़ें बनाई, सुन लीजिए, चीज़ें बनाई पर वो अपने देश में नहीं यूज किया। तो अपने देश वालों ने खर्च नहीं किया होगा उस पर, ध्यान देना, अपने देश वालों ने नहीं खर्च किया। चीज़ें बनाया, गवर्नमेंट ने भी खर्च नहीं किया, हमने नहीं किया, प्राइवेट वालों ने, गवर्नमेंट ने भी खर्च नहीं किया। तो क्या किया होगा? वो बनाया और विदेश में बेच दिया। तो प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ हुआ है, तो इनकम जनरेट हमारे यहाँ हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक्सपोर्ट जोड़ देते हैं, ठीक है, और माइनस कर देते हैं इंपोर्ट। इसे नेट एक्सपोर्ट भी कहीं कहीं लिखा हुआ देखेंगे। तो ये तीन चीजों से आपका निकल के आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। चलिए, बस इतना ही करना है, बिल्कुल इतना ही करना है, पर इसके टुकड़े दे रखे हैं। मतलब ये हलवा और इसके इंग्रेडिएंट्स। यदि आपको सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा हो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिर आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। नीचे जो लिखवा रहा हूँ वो भूल जाइए और ऊपर वाली चीज़ याद रखिए। पर यदि ये नहीं दे रखा हो तो नीचे वाली चीज़ याद रखनी है। सकल घरेलू पूंजी निर्माण, तो दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने फिक्स चीज़ें खरीदी है, बिल्डिंग मशीनरीज वगैरह, ये सब चीज़ें फिक्स इन्वेस्टमेंट। उसके बाद यदि आपने कोई स्टॉक वगैरह खरीदा है तो वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट कहा जाए, करंट इन्वेस्टमेंट। तो इसे कहेंगे हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा होगा चेंज इन स्टॉक, जिसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को हिंदी में लिखते हैं वो सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। अब स्थायी पूंजी निर्माण तीन प्रकार के होते हैं आपके। स्थायी पूंजी निर्माण तीन प्रकार के होते हैं। स्थायी पूंजी निर्माण कौन कौन से तीन प्रकार के होते हैं? स्थायी पूंजी निर्माण मतलब जो फिक्स इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, तो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन कौन से आपके हो सकते हैं? तो फिक्स इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस, यानी व्यापारियों द्वारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या इन बिजनेस लिख सकते हो कि बिजनेस के अंदर जो फिक्स इन्वेस्टमेंट हुआ है, फिक्स एसेट्स वगैरह खरीदेगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, रेसिडेंशियल हाउसेस लिख सकते हैं, यानी जो रहने वाले मकान है उसके ऊपर लोगों ने खर्च किया। उसके बाद आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, यदि मैं इसे हिंदी में कहूं तो व्यवसाय में स्थिर निवेश, दूसरा रिहायशी मकानों पर किया गया व्यय, और तीसरा सरकार द्वारा किया गया व्यय स्थिर निवेश। तो ये 3 इन्वेस्टमेंट जो है, इसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आप कह सकते हैं। तो मैं फिर से बता दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट माइनस, यदि उन्होंने नेट एक्सपोर्ट दे रखा होगा तो ये ले लेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भूल जाएंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा होगा तो सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण या फिर चेंज इन स्टॉक दे रखा होगा। यदि इन्होंने सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा तो ये 3 ले लेंगे आप, तो ये आ जाएगा, ठीक है। पर यदि ये अलग से दे रखा है तो इसे जोड़ना है, और ये दे रखा है तो इसे नहीं जोड़ना, ना ही इसे जोड़ना है। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो ये वाला वर्ड नहीं पढ़ते। भाई इसमें और इसमें फ़र्क कितना है, सिर्फ फिक्स्ड का, यानी फिक्स्ड दे रखा है तो ये भी जोड़ना है, यदि फिक्स्ड नहीं दे रखा है तो फिर ये नहीं जोड़ना है क्योंकि फिर वो टोटल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और चीज़ बता देता हूँ। एक है NDPAT-MP। देखो भाई, ये NDPAT-MP कब हो जाएगा, इसका संबंध इससे है। यदि यहां ग्रॉस की जगह नेट दे रखा हो तो फिर GDPAT-MP नहीं निकलेगा, NDPAT-MP निकलेगा। ग्रॉस की जगह क्या दे रखा हो, नेट, यानी इन्होंने लिखा हो लिखा हुआ क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो निकलेगा GDPAT-MP। और ये लिखा रहता नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो निकल के आता NDPAT-MP, ठीक है। यानी यहाँ ग्रॉस लिखा है तो यहाँ ग्रॉस, और यहाँ नेट लिखा है तो यहाँ नेट, ठीक है। वो चेंज कर लेना है आपको। चलिए, इसके क्वेश्चंस हम अगले वीडियोस में अपलोड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।